डेट आज 2 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कुछ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना जैन गार्डन कैजन अकेडमी। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, आरंभ किया है। कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये जो जैन गार्डन कैजन अकेडमी है, जापान की है, इसको इनॉग्रेट किया है अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में। ये कहाँ पे? गुजरात में। ये जॉइंट एंडिवर है, मतलब जॉइंट इफर्ट है, जॉइंट प्रयास है। किस किस का? जापान इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर है, ये आईएमए में, ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। और एक इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, ये गुजरात में। ये भी इन दोनों का एसोसिएशन है, ये दोनों का जॉइंट इफर्ट है। जो भी ये बनाया है जैन गार्डन कैज अकेडमी, एक इंस्टीट्यूशन होगा, एक संस्था है ये, बस ये समझ लो, जैन गार्डन कैजन अकेडमी। ये कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? ये इसको कर रहा है ह्यूगो इंटरनेशनल एसोसिएशन। ये जापान में एक एसोसिएशन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जैन गार्डन अकेडमी, जो कैजन अकेडमी है इसको। ये क्या करेगा? ये जो जापान का वर्क कल्चर है उसको इंडिया में प्रोपागेट करेगा। जापान में काम कैसे होता है, इंस्टीट्यूशन में कैसे काम होता है, कैसे वहाँ पे रूल्स वगैरह हैं, नियम कैसे हैं, ये सब कुछ बताएगा। ये जो अकेडमी बन रही है जैन, जो कैजन अकेडमी है, जैन गार्डन कैजन अकेडमी, और जो बिजनेस इंटरेक्शन है जापान और इंडिया के बीच में उसको इंक्रीज करेगा। ये जैन है क्या? जैन का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ये जैन क्या है? जो महायान बुद्धिज्म है उसका ही एक जापानी स्कूल है, ये जापानी स्कूल। देखो, जो आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो, बुद्धिज्म पे एक लेक्चर बना हुआ है, आर्ट एंड कल्चर के प्लेलिस्ट में जाके आप देखना जरूर। उसमें से देखो यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछती है बुद्धिज्म से, तो ये जरूर देखना, आपको लेक्चर नहीं देखा है तो। बुद्धिज्म का ही पार्ट है महायान और ये बुद्धिज्म 2 सेक्ट में बटा था। महायान, इसकी 2 मेजर सेक्ट हैं, एक तो महायान और हिनायन। हिनायन तो ये महायान बुद्धिज्म फिर फर्दर बढ़ जाता है। जैसे देखो हिंदुज्म में कास्ट होती हैं, जैसे हिंदुज्म में क्या है, कास्ट होती हैं आपकी, कोई भी मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, और फिर ये आगे और सब कास्ट में बढ़ जाते हैं, फिर गोत्र हो जाती हैं, क्लेन। ऐसे ही क्या है बुद्धिज्म में, ये महायान हिनायन में। और महायान का ये सब सेक्ट है, ये मान लो सब स्कूल बोल लो, सब स्कूल बोल लो या सब सेक्ट बोल लो। जैन, जैन महायान बुद्धिज्म का पार्ट है, जो किस पे फोकस करता है? मेडिटेशन पे और इंट्यूशन पे। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान। मेडिटेशन और अंतर्ज्ञान पे ये फोकस करता है। ये रिचुअलिज्म और जो स्क्रिप्चर की स्टडी करते हैं, जो रिचुअल वर्शिप होते हैं ना, रीति रिवाजों की पूजा करना, या फिर आपको स्क्रिप्चर की स्टडी करना, इस पे विश्वास नहीं करता, बल्कि मेडिटेशन पे विश्वास करता है जैन बुद्धिज्म। और जो केजन है, इसमें केजन, ये था ना जैन गार्डन केजन अकेडमी, केजन अकेडमी। तो इसमें केजन का मतलब है टू चेंज, चेंज फॉर द बेटर। चेंज फॉर द बेटर मतलब अच्छे के लिए बदलाव करना, या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट करना, ये इसका मतलब है केजन का जापानीज में। इट इज़ ए जापानीज बिजनेस फिलोसफी। ये जापान की बिजनेस फिलोसफी है, जो फोकस करती है कि प्रोडक्टिविटी में, जो भी मान लो ये इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, या कोई भी कंपनी है, उसमें लगातार उसकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव होता रहे। मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हों, ज़्यादा से ज़्यादा माल वस्तुएं पैदा हों, मतलब बनाई जाएँ उसमें। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनकी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़े। तो ये है इसका काम। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना टॉपिक इन्फोर्सिंग कॉन्टैक्ट पोर्टल। एक ये पोर्टल बनाया है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। इसका ये अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसने इन्फोर्सिंग कॉन्टैक्ट पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल का मतलब ये समझ लो, इंटरनेट पे एक साइट है, जैसे आपकी google.com साइट है, ऐसे साइट है। उस साइट पे क्या मिलेगा आपको? इस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, लॉ वगैरह, या पॉलिसी रिफॉर्म, किसके? इस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, जो भी लेजिस्लेटिव या पॉलिसी रिफॉर्म है, वो सब कुछ इस पे जानकारी मिलेगी इन्फोर्सिंग कॉन्टैक्ट्स पे, इस पोर्टल पे। नेक्स्ट है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये डोम सिस्टम है। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये डोम सिस्टम है। डोम का मतलब होता है ऐसे ये गुंबद सा बना होता है ना। ये डोम क्या है? प्रोटेक्ट करेगा किससे? ड्रोन के अटैक से। जो ड्रोन होते हैं ना, अभी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, पाकिस्तान ने ड्रोन से सर्वेलेंस कर रहा है जम्मू कश्मीर में। ड्रोन क्या होता है? एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होता है, छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है, ये समझ लो बस। वो रिमोट से चलता है, अनमैन्ड होता है, बिना आदमी के, ऑटोमेटिकली वो ड्राइव करता है, अपने आप ही चलता है। और इसमें कैमरे लगे होते हैं, वो निगरानी करता है, सर्वेलेंस।
तो पाकिस्तान ने भी अभी ड्रोन भेजे और सर्विलेंस कर रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, न्यूज़ में देखा होगा आपने। तो ये अभी क्या है, ये एक डोम बनाया है, डोम सिस्टम। ये ऐसे क्या है, प्रोटेक्ट कर लेगा 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के एरिया को। और जो भी क्या है, रेडार सिस्टम से जो भी रेज आती हैं या कोई सिग्नल आ रहे हैं, उनको बता देगा ये अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे कोई ड्रोन वगैरह घूम रहा है, उससे सिग्नल निकल रहे हैं, वो बता देगा और प्रोटेक्शन कर सकेगा ये। तो इसका नाम रखा डोम सिस्टम का इंद्रजाल। किसने बनाया है, डेवलप किसने किया है? हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी R&D फर्म है, मतलब टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। और उस कंपनी का या फर्म का नाम क्या है, ग्रीन रोबोटिक्स। ग्रीन रोबोटिक्स इस कंपनी का नाम है जो हैदराबाद में। इसने बनाया, डिज़ाइन किया है ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम है। इंडिजिनस का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपने देश में बनाई जाती है। तो ये पहला ड्रोन डिफेंस डोम है जिसका नाम रखा है इंद्रजाल। कि डोम से ये जो ड्रोन है, ड्रोन का जो अटैक वगैरह होता है या सर्वेलेंस कर रहा होता है, उससे सिग्नल निकल रहे होते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा ये बस। इसके फीचर क्या क्या हैं, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर स्क्वायर एरियाज में, मतलब 1 किलोमीटर नहीं सॉरी 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में ये प्रोटेक्ट कर सकेगा सारे एरिया को। जैसे 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में यहाँ पे जैसे ये लगा दिया इंद्रजाल, तो यहाँ पे सारे सिग्नल कैसे आ रहे हैं सबकी जानकारी देगा ये, सबकी जानकारी। तो यही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है नेट्रेक्स। नेट्रेक्स क्या है, एक रोड बनाया है, हाई स्पीड रोड। हाई स्पीड रोड है, इसकी क्या काम करेगा, इस पर आप कोई भी व्हीकल है हाई स्पीड का, उसे यहाँ पे दौड़ा के देख सकते हो आप। ये रोड बनाया है, बस यही है नेट्रेक्स में, और कुछ नहीं है इसमें। इसकी फुल फॉर्म देख लो, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, इसकी फुल फॉर्म है। हाई स्पीड ट्रैक है जो इंदौर में बनाया है, और इंदौर कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश में। ये एशिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक है, ऐसा जैसा ट्रैक ये बनाया हाई स्पीड ट्रैक, एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। 11.13 किलोमीटर लॉन्ग है ये, 11.3 किलोमीटर लंबा है, और पूरे वर्ल्ड का 5th हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। टेस्ट ट्रैक का मतलब यही है, जो भी हाई स्पीड व्हीकल होते हैं ना, जैसे मान लो रेसिंग होती है और वो फार्मूला 1 रेस जानते हो, फार्मूला वन रेस होती है, उसमें स्पीड जो होती है कारों की, जो कार चलती हैं उसमें गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत हाई होती है। तो हाई स्पीड ट्रैक है ये, उनकी स्पीड को भी टेस्ट किया जा सकता है इस रोड पे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रोड बना होता है, बहुत ही, जिसमें फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। जो आपने रोड देखे होंगे सिंपल, जो नॉर्मल रोड बनते हैं हाईवे वगैरह, उन पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और हाई स्पीड नहीं होते वो इतने, जितना कि ये होते हैं। ये किसके अंडर बनाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, इसके अंडर बनाया गया है। एक ये प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है नेट्रिप नाम का, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का। इसने डेवलप किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर ये नेट्रेक्स। इस पर 2 व्हीलर से लेके हैवी जो ट्रैक्टर ट्रेलर्स वगैरह होते हैं सबको टेस्ट करके देखा जा सकता है, चला के देखा जा सकता है कहाँ कितनी स्पीड, हाईएस्ट स्पीड कितनी हो सकती है। तो बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है अपना सरल संचार पोर्टल। पोर्टल का मतलब जब भी आ जाए समझ लो एक साइट ही है, इंटरनेट पे जो साइट वगैरह होती हैं ऐसी साइट है। ये किसने डेवलप की है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ये क्या है, एक्सपेंड किया है इसका एरिया, ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है ये पोर्टल, लेकिन इसका एरिया और वाइड कर दिया, बढ़ा दिया है सरल संचार पोर्टल का। ये सरल संचार का मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, इसकी फुल फॉर्म है। एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो क्या देगा, ये डिफरेंट टाइप के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। मतलब जो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आपको कोई भी लाइसेंस लेना है तो ये लाइसेंस देगा इस पोर्टल के जरिए। कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है तो ये देगा, ये इस पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपको इसी से मिल जाएगा लाइसेंस। ये कुछ प्रकार के लाइसेंस है जो ये प्रोवाइड करेगा, देगा, इशू करेगा। जैसे यूनिफाइड लाइसेंस, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, WPC लाइसेंस, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इस टाइप के ये लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर इन एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। देखो भाई साहब, 2005 में एक एक्ट बनाया था, 2005 में एक एक्ट बनाया था, कानून बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। किस लिए, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जा सके। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और वायलेंस का मतलब हिंसा। जो पति अपनी पत्नियों को मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारते पीटते हैं अपनी पत्नियों को, उनको रोकना था, कि ऐसे लोगों को सज़ा देना था जो अपनी पत्नियों को मारते हैं। तो इसलिए कानून बनाया था, और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था, इस एक्ट में ये था कि प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाए जाएंगे लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लगभग
एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर तो होगा ही होगा। तो लेकिन ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जा रही है अभी, इसलिए न्यूज़ में आया। किसको दी जा रही है ये दी जा रही है भाई साहब, जैसे आप आईएएस बन रहे हो ना, यूपीएससी की तैयारी करोगे, आईएएस बन के जाओगे आप, ट्रेनिंग होगी आपकी लवासना में। ये लवासना इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है आईएएस को। वहाँ पे देखो पहले 2-3 महीने तो सबको, जितना का भी सिलेक्शन होता है सबको लवासना भेजा जाता है, जो कहाँ पे मसूरी में है। मसूरी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। तो वहाँ के बाद जैसे जो आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है उसे हैदराबाद भेज देते हैं, जिसका रेवेन्यू सर्विस में हुआ है, आईआरएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उसे फरीदाबाद भेज देते हैं, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। और जो आईएएस है उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। फिर पहले 2-3 महीने सबकी एक जगह ही पे होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जहाँ जहाँ सबकी ट्रेनिंग होती है अलग अलग भेज दिए जाते हैं। तो लवासना के साथ मिलके ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस लवासना के साथ मिलके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस कमीशन ने मिलके अभी लॉन्च किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो किसको ट्रेनिंग देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, जो अभी बताया, डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए ये ऑफिसर अपॉइंट किए थे। और ये ऑफिसर का टारगेट क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम यही है, ये ऑफिसर इसलिए थे कि जैसे मान लो जो कोई महिला है, वाइफ है, वो प्रताड़ित की जा रही है, मतलब परेशान की जा रही है, उस पर वायलेंस हो रहा है, उसका पति परेशान करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, ये इसका केस फाइल करवाएगा कोर्ट में। तो ये एक तरह से सहायता करेगा ऐसी महिलाओं की जो परेशान है डोमेस्टिक वायलेंस से। अभी जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, इसका टारगेट भी क्या है, इसका टारगेट भी यही है, जो समस्या है ये सुलझाना, जो भी समस्या है डोमेस्टिक वायलेंस की। इसमें ट्रेनिंग किस किस की दी जाएगी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग पुलिस को हो, लीगल एड सर्विस, हेल्थ सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर, शेल्टर सर्विस, वन स्टॉप सेंटर, ये जितने सेंटर हैं, जितने अधिकार हैं इनमें, सबको इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई साहब हाँ कैसे आपको महिला की मतलब सुरक्षा करनी है। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है क्या, वो ये जो हमने शुरुआत में जान लिए थे, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया था 2005 में, इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने थे, नियुक्ति करनी थी। ये एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, जो एग्रीव्ड वुमन है, जो परेशान महिला है, और कोर्ट है, मतलब कोर्ट में इसका केस फाइल करने में मदद करेंगे। फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, फंक्शन यही है, इसकी कंप्लेंट को सुन के फाइल करेंगे, मतलब केस को दर्ज करेंगे, कहाँ पे, कोर्ट में दर्ज करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। और जो भी नेसेसरी रिलीफ इनको दिया जा सकता है, मेडिकल एड दी जा सकती हैं, कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं, लीगल एड, कुछ सहायता, या काउंसलिंग करना हो, या सेफ शेल्टर कि उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी हो, क्योंकि घर से उन्हें को निकाल दिया उनके पति ने मार के, तो उनके रहने की व्यवस्था, या फिर रिक्वायर्ड असिस्टेंस, कोई और सहायता चाहिए, तो ये सब सहायता दिलाने में प्रोटेक्शन ऑफिसर सहायता करता है उस औरत की, वाइफ की, जो परेशान होकर अपने घर से आ गई है क्योंकि उसका पति मारता था उसको। समझ गए। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, एलिजिबिलिटी यही है कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो बनाए गए थे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का था, उसके अकॉर्डिंग रूल बनाए गए थे, कुछ नियम, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कम से कम एटलीस्ट 1 प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना था हर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये समझ लो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एटलीस्ट 1 प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना था, नियुक्ति करनी थी, ताकि ऐसी महिलाओं की सहायता की जा सके। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये या तो गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो एनजीओ होती हैं, गैर सरकारी संस्था, उनसे ले लेंगे, कोई मेंबर अपॉइंट कर देंगे एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर। और इसे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे मामलों में, सोशल सेक्टर के मामलों में, प्रेफरेबली जो वुमन अपॉइंट की जाती हैं ऐसे ऑफिसर, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी वुमन को, महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया जाएगा, जो जानती हूँ कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो जानती हूँ ऐसे महिलाओं के बारे में। अब इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके थ्रू देखो ऐसे ऐड दी जाती हैं, ऐड का मतलब होता है सहायता, सहायता दी जाती है, मेडिकल सहायता दी जाती है उन्हें, पुलिस सहायता करती है उन्हें। पहले उनके पुलिस क्या करती है, देखो मेडिकल सहायता में क्या है, किसी डॉक्टर के पास मान लो बीमार, मतलब या कोई इंजरी हो गई, कुछ घायल कर दी, वाइफ को मार के घायल कर दिया पति ने, तो मेडिकल उसे सहायता दी जा रही है, हॉस्पिटल में गई, तो पहले काम उसका ये है, हॉस्पिटल वालों को उन्हें बताएगा, मेडिकल जो ऑफिसर है, कि आपके क्या राइट हैं, अधिकार क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू, तो आप कैसे यूज कर सकते हो, पहले तो ये बताएगा, फिर उसकी सहायता करेगा मेडिकल। पुलिस के पास गई तो पुलिस भी उसके पहले अधिकारों के बारे में बताएगी, और फिर उसका केस वगैरह दर्ज करेंगे और प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो सहायता लेंगे। शेल्टर होम में जाएंगे तो भी वो उसके अधिकारों को बताएंगे, एनजीओ के पास जाएंगे तो भी अधिकारों को बता के उसका केस फाइल करने में मदद करेंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अगर मान लो गई महिला डायरेक्टली, तो पहले उसके राइट, जो उसके राइट हैं, अधिकार हैं, उनके बारे में बताएंगे।
फिर उसका केस सुन के कोर्ट में दर्ज करने में सहायता करेंगे। ये सब वकील फिर उसके लिए कोर्ट में एक वकील मतलब उसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर मजिस्ट्रेट है, जो मजिस्ट्रेट का मतलब समझ लो जज ही होते हैं, जज टाइप ही, जो फैसला सुनाएंगे, उनके सामने उनका केस रखा जाएगा, या काउंसलिंग के लिए, या फिर मेडिएशन कराना हो, पति को बुला के और वाइफ को बुला के एक साथ उनकी सुलह करानी हो, कॉम्प्रोमाइज़ कराना हो, ये सब मजिस्ट्रेट करेंगे। तो इस तरह से काम होगा इसमें। अब कुछ चैलेंज और प्रॉब्लम है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो काम है, फंक्शन करता है, उसके सामने कुछ चुनौतियां हैं और परेशानियां, प्रॉब्लम, वो क्या है। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, इसे 12 साल हो गए बने, लगभग 12 साल हो गए, क्योंकि 2005 में बना था। कितने साल हो गए अभी? 12 साल से ज़्यादा ही हो गए, 12 साल से ज़्यादा ही हो गए, लगभग कितने साल हो गए? 16 साल हो गए ना, लगभग 16 ईयर्स हो गए। तो उसके बाद क्या है, ये 12 साल पहले लगभग इंट्रोड्यूस किया था, मतलब 16 साल हो गए, यहाँ पर 16 लिख लो आप, 2005 में क्या था लगभग ये। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली नहीं हो सका है। यूनिफॉर्मली का मतलब सब स्टेट एक तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। किसी स्टेट्स में तो देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, लेकिन किसी स्टेट में अपॉइंट ही नहीं किए, नियुक्ति नहीं किए प्रोटेक्शन ऑफिसर। और आज भी देखें तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, एक जैसा नहीं है। किसी में तो नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर बहुत ज़्यादा है और किसी में है ही नहीं, एक भी नहीं है प्रोटेक्शन ऑफिसर, इस तरह से देखा जाता है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्या है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनका मतलब ये फुल टाइम वर्कर रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे दिल्ली, ये क्या है, इसने इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो रूल है उसका उल्लंघन किया है। फुल आउट का मतलब है उल्लंघन करना, वॉयलेशन करना, क्योंकि इसने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया कई जगह पे, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से और भी स्टेट हैं, देखो दिल्ली इकलौता स्टेट नहीं है, दिल्ली इज़ नॉट ओनली स्टेट जिसने इसको उल्लंघन किया है एक्ट को। बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं किए हैं काफ़ी जगह पे। और मैनी स्टेट ऐसे हैं कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन पे बर्डन हो जाता है अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं अपॉइंट करते हैं तो वो। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट पीपल को अवेयरनेस ही नहीं है प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, और महिलाओं को जानकारी नहीं है। जो सम प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है, आर देमसेल्फ नॉट क्लियर अबाउट प्रोसीजर अंडर द लॉ। कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंट किए हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उनके क्या क्या राइट है, उनके क्या क्या उनके पास अथॉरिटी है, क्या क्या पावर है, क्या क्या कर सकते हैं इस कानून के हिसाब से, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक परेशानी है। एक ये फैक्ट आपको याद रखना है, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब मान लो ट्रीटी है, सबमिट है, एग्रीमेंट है, समझौता है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, ये कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये रिकॉग्नाइज करता है कि फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी ऑफ स्पेसिफिक टू वुमन, महिलाओं के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है। ये फर्स्ट ह्यूमन ट्रीटी है, मतलब पहली मानव अधिकारों की ट्रीटी है जो महिलाओं के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करती है, पहचान देती है। लेकिन इस कन्वेंशन में भी वॉयलेंस को एड्रेस नहीं करता, ये जो हिंसा होती है महिलाओं के प्रति हिंसा, उसको एड्रेस नहीं करता, उसका निपटारा नहीं करता ये कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन पूछ ली जाए क्या ये वॉयलेंस को एड्रेस करता है, उसका जवाब हो जाएगा नो, नहीं करता है। समझे, सिर्फ ये ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज करता है वुमन के। और फर्स्ट ट्रीटी थी ह्यूमन राइट की ट्रीटी जो वुमन के लिए थी, स्पेसिफिक वुमन के लिए थी। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है यूएन पीस कीपिंग। यूएन पीस कीपिंग क्या है, ये सेना है, यूनाइटेड नेशन की सेना है, जैसे हमारे इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, ये इसकी सेना है यूएन पीस कीपिंग। क्या इसकी खुद की होती है क्या कोई सेना यूनाइटेड नेशन की? खुद की नहीं होती है, जो भी इसके मेंबर हैं, जैसे 193 मेंबर स्टेट हैं इसके यूनाइटेड नेशन के, वो अपने जो भी कंट्री मेंबर हैं वो कंट्री अपने अपने देश से सोल्जर भेजते हैं ताकि ये क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश कर सकें। जैसे मान लो कहीं पे युद्ध हो रहा है, यूनाइटेड नेशन भेज देगा कहीं पे अपनी सेना को, क्योंकि सेना तो कंट्री ने दिया अपनी, तो अब तो इसी की हो गई जो कंट्री ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे मान लो इंडिया ने भेज दिए 10,000 सैनिक भेज दिए यूएन में, 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक गए यूएन। अब मान लो कहीं पे वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वहाँ पे शांति स्थापित करनी है, युद्ध को रुकवाना है, तो ये भेज देगा वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों आई है, न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि अभी इसका बजट जो पास होना था वो फेल हो गया, बजट नहीं पास हो सका है। किसका? यूएन पीस कीपिंग का। क्योंकि भाई साहब यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, इसको भी तो मनी चाहिए काम करने के लिए, इसका भी बजट पास होता है यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन तो आप जानते हो ना, ये तो नहीं है कि पहली बार लेक्चर देख रहे हो या अभी अभी उठ के आ गए हो या नवजात शिशु आप। यूनाइटेड नेशन एक 1945 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ताकि इंटरनेशनली पीस एस्टेब्लिश की जा सके कि फ्यूचर में दोबारा थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, तो इसलिए ये काम करती है। तो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स का बजट पास नहीं हुआ है और
मेन रोड ब्लॉक कौन है? रोड ब्लॉक का मतलब परेशानी, मेन परेशानी किसने रोका है बजट पास होने से? मेन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और एक चाइना है, इसने अभी ये बजट पास नहीं होने दिया इसका। तो बजट जो यूएन ग्लोबल पीस कीपिंग का बजट है, ये लगभग 20 मिशन वर्ल्ड वाइड जो चल रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है पास होना। और लगभग 1 लाख, नियरली लगभग 1 लाख ब्लू हेलमेट्स हैं। ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ही, जो इसकी फोर्स है उसी को ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं। ब्लू हेलमेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो हेलमेट होते हैं ना, ऊपर टोपी ओढ़ के रखते हैं अपने सिर पे, वो ब्लू होती है, नीली होती है, इसलिए इन्हें ब्लू हेलमेट बोलते हैं। तो इन्हें लगभग $6.5 बिलियन चाहिए 12th मंथ पीरियड के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, अपना पीस कीपिंग लगभग 20 मिशन पूरा करने के लिए इतने चाहिए। और बजट पास होना ज़रूरी है, लेकिन अभी फेल हो गया, बजट पास नहीं हो सका है। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, संकेत क्या होंगे? संकेत ये होंगे कि जो जनरल असेंबली है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, उनमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो जो जनरल असेंबली है अभी तक कोई डिसीजन ले पाई है बजट पे। और मिशन के लिए आपको मिशन पीस कीपिंग मिशन को पूरा करने के लिए ये बजट पास होना ज़रूरी है। और ये क्या है, इसके जो ऑपरेशन है वो कर्टेल हो जाएंगे, जो पीस कीपिंग फोर्स है वो ऑपरेशन नहीं कर सकेगी। जैसे अभी मान लो कोविड रिस्पॉन्स में कहीं पे पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है वैक्सीन के लिए, या कहीं पे पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, या सिविलियंस को बचाने के लिए, कहीं पे मान लो सिविल वार चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे सिविलियंस है, जो साधारण लोग हैं, मिलिट्री के अलावा जितने भी लोग होते हैं ना किसी भी देश में, उनको सिविलियंस भी बोलते हैं। तो जहाँ पे जैसे मान लो यमन में चल रहा है, या मान लो इजराइल और ये पैलेस्तीन के बीच में चल रहा है, इनके युद्ध को रुकवाना हो, सिविलियंस को बचाना हो वहाँ पे, तो पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है, तो ये पूरा नहीं हो सकेगा, इसके में रोड ब्लॉक आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो ये यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन ये कैसे फंड होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है? देखो ये डिसीजन है एस्टेब्लिश करने का, मेंटेन करने का, एक्सपेंड करने का पीस कीपिंग ऑपरेशन का, ये सब कौन लेता है? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कहाँ भेजना, कहाँ पे नहीं भेजना, सारे ऑपरेशन इनके मेंटेनिंग करना सब कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी मेंबर की, जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के 193, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की जवाबदेही होती है, मतलब सबको पार्टिसिपेट करना होता है अपने वॉलंटरी बेसिस पे, जितनी कोई सेना देना चाहे भेजो भाई साहब। और जो मेंबर स्टेट होते हैं वो लीगली ऑब्लिगेटेड होते हैं, मतलब आभारी होते हैं कि भाई साहब अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो तो पीस कीपिंग फोर्स के लिए कुछ आप दान दो, पैसे दो, या फिर बजट पास करने में सहायता करो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर का मतलब होता है इसके जो रूल बुक है, लॉ है, उसका आर्टिकल 17 यही बोलता है इसके अकॉर्डिंग कि इसकी पीस कीपिंग फोर्स को चलाने के लिए हर एक मेंबर पार्टिसिपेट करे। और टॉप 5 मेंबर कौन कौन है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन को पार्टिसिपेट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब बजट में जो पैसा देते हैं, मनी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो टॉप 5 कौन कौन से नेशन है? एक तो यूनाइटेड नेशन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 27.89% अपना कंट्रीब्यूशन करता है। फिर चाइना आता है 15.21, फिर जापान है, फिर जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ये टॉप 5 है जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके बजट में मतलब मनी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टॉप 5 नेशन ये हैं। ये पीस कीपिंग है क्या, थोड़ा इसके बारे में और डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या है, ये जॉइंट इफर्ट है, किसके बीच में? 2 डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन के, ए डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। ये 2 डिपार्टमेंट क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड वाइड शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं। और शांति स्थापित करने के लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। और फोर्स कौन देता है? कंट्री देती हैं अपने वॉलंटरी बेसिस पे, अपनी मर्जी से। तो ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है, किसका एफर्ट है? इन 2 डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। तो ये इनका ऑपरेशन होता है। ये एवरी पीस कीपिंग मिशन ऑथराइज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल देता है, अपनी सहमति देता है। उसके बाद ये यूएन पीस कीपिंग का जो भी ऑपरेशन चलाना है, ये डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं। जो भी डिसीजन लेना आगे, पहले मेन अप्रूवल देगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर ये ऑपरेशन को चलाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। ये फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की हैंडलिंग करेंगे। अब इसमें कंपोजिशन कहाँ कहाँ से आती है? देखो यूएन पीस कीपर को ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं, क्योंकि इनका हेलमेट ब्लू होता है। ये इंक्लूड करते हैं सोल्जर, पुलिस ऑफिसर या सिविलियन पर्सनल, इनमें सब होते हैं, सिर्फ सोल्जर ही नहीं होते, इनमें पुलिस भी आ सकती है, किसी स्टेट की पुलिस भी पार्टिसिपेट कर सकती है। कोई कंट्री देना चाहे अपनी पुलिस को कि हम 10,000 पुलिस दे रहे हैं, पुलिस मैन दे रहे हैं, तो
कंट्रीब्यूट कर सकता है, या सिविलियन पर्सनल कोई गवर्नमेंट के और अधिकारी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये याद रखना, सिर्फ सोल्जर ही नहीं आते हैं ब्लू हेलमेट में, ये यूएन पीस कीपर्स में सिविलियन पर्सनल्स भी आते हैं, गवर्नमेंट के बाकी अधिकारी और सोल्जर भी और पुलिस ऑफिसर भी। देखो इनका हेलमेट ये ब्लू टाइप का होता है, इसलिए ब्लू हेलमेट बोलते हैं इन्हें। ये पीस कीपिंग फोर्स, ये पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती है, ये जो भी मेंबर स्टेट होता है, जैसे इंडिया मेंबर है, सब वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम अपने देश से इतने सैनिक भेजना चाहते हैं, इतने गवर्नमेंट अधिकारी भेज रहे हैं, या इतने आप पुलिस ऑफिसर भेज रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से करते हैं। जो सिविलियन स्टाफ है पीस ऑपरेशन का, वो भी इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं, जो रिक्रूट की जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं यूएन सेक्रेटेरिएट के जरिए। यूएन सेक्रेटेरिएट एक ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का ही। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है ना, 6 अंग, अंग बोलते हैं हिंदी में और ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका एक ऑर्गन है, अंग है यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट। ये रिक्रूट करता है, इनको डिप्लॉय करता है इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स को। और यूएन पीस कीपिंग जो 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके, जिनसे गाइड होता है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? पहला है कंसेंट ऑफ पार्टीज, इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी का मतलब होता है पक्षपात ना होना, किसी के प्रति पक्षपात ना होना। नॉन यूज ऑफ फोर्सेज एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट, इसकी जो फोर्स है सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूज की जाती है, उसके अलावा किसके लिए नहीं की जाती, या फिर कोई मैंडेट वगैरह को डिफेंस करना हो तो यूज की जाती है, मतलब पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसा नहीं किसी कंट्री का साथ देंगे लड़ने में, नहीं नहीं, सिर्फ पीस एस्टेब्लिश, सेल्फ डिफेंस और किसी मैंडेट को डिफेंस करना हो तभी यूज की जाती है। 2007 में देखो इंडिया पहला कंट्री बना था जिसने ऑल वुमेन कंटिजेंट भेजा था यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में, मतलब वुमेन महिला सोल्जर भेजी थी, पहला कंट्री बना था इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है गगनयान। गगनयान को देखो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, कहाँ पे, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वो देख सकते हो क्या, वहाँ पे देख लेना आप, पूरा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में आप पूरा देख लेना, अभी न्यूज़ में है ये इसलिए देख लेते हैं। देखो ये है गगनयान जाएगा, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो स्पेस में रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ये जो जाएंगे 2 भेजे जाएंगे क्रू मेंबर इसमें, मतलब स्पेस में रिसर्च करने के लिए भेजा जाएंगे। गगनयान मैन मिशन है, मतलब आदमियों को स्पेस में, आसमान में भेजा जाएगा इसमें रिसर्च करने के लिए। तो ये गगनयान, ये इसरो का मिशन है, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि दिसंबर में भेज देंगे, लेकिन अभी लेट हो रहा है, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से ये लेट हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया। ये गगनयान 2 अनक्रूड फ्लाइट है, मतलब 2 फ्लाइट जाएंगी इसमें, और टेस्ट करेंगे एंड टू एंड कैपेसिटी फॉर मैंड मिशन, मतलब आदमी भेजेंगे इसमें। कब अनाउंस किया था ये प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त 2018 को, जब इसकी घोषणा की थी कि गगनयान मिशन भेजा जाएगा। जब 15 अगस्त 2022 75 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, उससे पहले ये गगनयान मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा, ये ऐसा कहा था जब 2018 में 15 अगस्त था प्रधानमंत्री ने। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टारगेट क्या है, टारगेट यही है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रदर्शन करना है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, हम भी ह्यूमंस को, आदमियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं इंडियन लॉन्च व्हीकल के जरिए, और फिर वापस अर्थ पे भी ला सकते हैं हम उन्हें सेफली, कि हम स्पेस में भेजेंगे, वो रिसर्च करेंगे और वापस हम अर्थ पे लेके आएंगे उन्हें। इसकी प्रिपरेशन और लॉन्च कैसे की जा रही है, देखो हम रसिया से कुछ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो क्रू मेंबर यहाँ पे जाएंगे, रसिया उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है गगनयान प्रोग्राम की। और जो इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है, लॉन्चर है, रॉकेट है, GSLV MK3, ये लॉन्च करेगा इस मिशन को। जो ये सैटेलाइट जाएगा ना, जो देखा था ऊपर, उसको लॉन्च करेगा GSLV MK3। और इसके रिलेवेंस क्या है, जो मैन्ड स्पेस मिशन है, इसके रिलेवेंस यही है। देखो एक तो ये इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मैन मिशन होंगे स्पेस में तो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कि भाई साहब जब अलग अलग टेक्नोलॉजी में ऐसा डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होंगी। 15,000 से लेकर लगभग 13,000 प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में डेवलप होंगी मैन पावरिंग। नेक्स्ट क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट को स्पर करेगा, स्पर का मतलब है प्रमोट करना ही। रिसर्च डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, एस्ट्रोबायोलॉजी में, रिसोर्स माइनिंग में, प्लानेटरी केमिस्ट्री में। नेक्स्ट मोटिवेशन मिलेगा, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, और यूथ हैं जो नौजवान हैं उनको एक तरह से इंस्पिरेशन मिलेगी कि ऐसे मेन मिशन जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये इससे कुछ फ़ायदे हैं, और प्रेस्टीज भी होगा। इंडिया का जो प्रेस्टीज का मतलब है मान सम्मान, पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा कि भाई साहब इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्पेस में वो आदमियों को भेज सकता है और फिर वापस भी सेफली उतार सकता है। तो आपको डिटेल में देखो जानना तो गगनयान साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में देखो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। ये इंडेक्स अभी जारी की है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने।
ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये जारी की है। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है ITU। इसने जारी की है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे GCI। 2020 की जारी की है रिपोर्ट। G से ग्लोबल, C से साइबर सिक्योरिटी, I से इंडेक्स। किस लिए जारी की है? ये इंडेक्स में ये देखा गया कि कौन सी कंट्री ने साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए। मतलब जो अटैक होते हैं ना, हैकर होते हैं जो डेटा चोरी कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं सिस्टम को, डेटा वगैरह चुरा लेते हैं इंटरनेट वगैरह पे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कौन सी कंट्री ने कितने कदम उठाए, तो ये सब इसमें बताया गया है। ये इंडेक्स क्या है, मेजर यही करती है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सी कंट्री ने कितने कदम उठाए ग्लोबल लेवल पे भी, और कंट्रीज ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। 5 कैटेगरी में 5 पिलर पे डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से पिलर पे? लीगल मेजर्स क्या लिए हैं, मतलब कानून क्या बनाए अपने देश में किसी कंट्री ने, ये इसके बेस पे, ये 5 पिलर है ना, इसके बेस पे ये इंडेक्स जारी की गई है। नेक्स्ट है टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल मेजर्स क्या लिए, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट किया किसी देश ने। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कौन कौन सी संस्था बनाई है साइबर सिक्योरिटी के लिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट, कौन कौन से आपने लोगों को ट्रेनिंग दी है कि साइबर सिक्योरिटी से लड़ सकें। कॉपरेशन टू जनरेट एन ओवरऑल स्कोर, किस किस से आपने कॉपरेशन किया, सहयोग किया है, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सी कंट्री से, कौन से स्टेट से, ऐसे देखेंगे। इसमें इन 5 पिलर हैं, इनके बेस पे इंडेक्स जारी की गई है। इसमें लगभग 82 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रीज से, जिसमें 22 इंडिकेटर होते हैं जो इसमें मेजर की जाती है। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है इसमें? इंडिया की रही है 10 नंबर पे, 10 रैंक आई है इंडिया की। 2018-19 में 47 रैंक पे था, और एशिया पैसिफिक रीजन में देखें तो 4th नंबर पे आया इंडिया। और चाइना और पाकिस्तान की रैंकिंग रही है इसमें, चाइना की 33 और पाकिस्तान की 79 रैंकिंग रही है। टॉप 5 कंट्री कौन है? फर्स्ट नंबर पे US आया, अमेरिका, इसने सबसे ज़्यादा कदम उठाए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। और सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया और UK दोनों आए हैं। एस्टोनिया 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे 3 आए हैं, स्पेन, सिंगापुर, साउथ कोरिया। और 5th नंबर पे ये 3 कंट्री आए हैं, रसिया, UAE और मलेशिया। जनरल चैलेंजेस क्या क्या बताएं कंट्रीज़ के सामने? चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ क्या हैं साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए? चुनौतियाँ ये हैं, एक तो डिजिटल गैप, जो नेशन है, राष्ट्र है, उनमें डिजिटल गैप है। मतलब किसी कंट्री में तो साइबर सिक्योरिटी अच्छी है, किसी कंट्री में कम है, तो ये डिजिटल गैप है एक तो। नेक्स्ट क्या है? ग्रोइंग डिजिटल रिलायंस इन द पोस्ट कोविड-19 एरा। देखो सबसे ज़्यादा जो झुकाव लोगों का किस पे बढ़ा है कोविड-19 आने के बाद, कोरोना वायरस आने के बाद, सबको पता है डिजिटल इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट की है। मतलब सब कुछ, पढ़ाई भी डिजिटल हो रही है आजकल, सब डिजिटल हो रहा है, तो पेमेंट वगैरह भी डिजिटल हो रही है। तो अब डिजिटल जब ज़्यादा हो रहा है तो भाई साहब साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए। लोग क्या है, पेटीएम वगैरह से पैसे निकाल लेते हैं भाई साहब, बेवकूफ़ बना के आपका हैक कर लेंगे अकाउंट, पैसे डलवा लेंगे अपने अकाउंट में। तो ये सब जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम है जो कोविड-19 की वजह से। और चैलेंजेस क्या हैं? और चैलेंजेस साइबर स्पेस में टेररिस्ट यूज करते हैं साइबर स्पेस को। जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो भी अटैक करने के लिए, लोगों में घृणा फैलाने के लिए फेसबुक वगैरह पे पोस्ट डाल देंगे, या फिर ट्विटर पे पोस्ट डाल देंगे, कुछ धर्म के नाम पे घृणा फैलाएंगे, लोगों में हेट्रेड फैलाएंगे। तो ये सब कुछ देखने को मिले, ये कुछ सब कुछ चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी के सामने। अब इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए साइबर सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो उसे, इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में मिलेगा शायद, तो इसमें भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखो, इंडिया वर्किंग कर रहा है फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान बनाने जा रहा है इंडिया, पहला अपना प्लान। उससे पहले एक सर्ट नाम की एक टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये बना चुका है इंडिया। ये सपोर्ट करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, और जो भी मान लो नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो भी इंसिडेंट होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, कैसे साइबर सिक्योरिटी की जाए। एक ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा है इंडिया ने, जो भी मान लो इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग, या चाइल्ड सेक्सुअल अबूज मटेरियल के रिगार्डिंग, या रेप, गैंग रेप, इमेजरी, सेक्सुअल एक्सप्लिट कंटेंट, मान लो कोई भी किसी की असली तस्वीरें डाल दे तो इस पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो आप। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक पोर्टल है, साइट है, इस पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये भी इंडिया ने एस्टेब्लिश किया। इसमें क्या है, जो भी साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं कंट्री में, वो इस पे जाके हैंडल किए जाते हैं, इस पे कोऑर्डिनेटेड मैनर में। मतलब और सारी संस्था वगैरह होती हैं, उनसे ये सहयोग करती है ये जो सेंटर है। नेक्स्ट क्या है? एक नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया हुआ है इंडिया ने। किसके लिए? ताकि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है,
क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में, उनको बचाया जा सके। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे मान लो कोई भी हो गया हमारा स्पेस डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, इसको बचाने के लिए ये काम करते हैं ये सेंटर। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चमोली डिजास्टर ड्यू टू एवेलांची। देखो ये चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। यहाँ पे आपदा आई थी क्योंकि वहाँ पे एवेलांची गिर गया था। एवेलांची होता है लैंडस्लाइड, समझ लो आप इसे लैंडस्लाइड। जैसे लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड तो होता है जैसे मान लो ये यहाँ पे मिट्टी है, पहाड़ बना हुआ है, यहाँ से ये मिट्टी वगैरह यहाँ से गिर गई, पहाड़ पे मिट्टी वगैरह जमी हुई थी या पहाड़ जमा होता है, ये गिर गया टूट के नीचे गिर गया, ये होगा लैंडस्लाइड। अगर ऐसा ही उसमें बर्फ़ भी हो, आइस मिली हो, स्नो पे गिर जाए, स्नो का पहाड़ बना हुआ है वो टूट के गिर जाए, वो हो गया एवेलांची। उसमें रॉक भी हो सकता है, रॉक टूट के गिर गई, स्नो गिर गया, मिट्टी भी हो सकती है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं एवेलांची। तो इसकी वजह से बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गई थी, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और ये कब हुआ था, ये 7 फरवरी को हुआ था इसी साल उत्तराखंड में। तो इसकी रिपोर्ट अभी दी है कि ये एवेलांची क्यों आया था, कैसे आया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने रिपोर्ट दी है कि इसके डिजास्टर के कॉजेज क्या थे, कारण क्या थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। अभी 7 फरवरी को हो चुका है और हमने अपने इस लेक्चर में भी पढ़ा था, इस लेक्चर की सीरीज में। तो किस लिए आई थी, फ्लैश फ्लड जो आई थी, यहाँ पे बाढ़ आई थी, ये लार्ज मास ऑफ स्नो, बर्फ़, आइस और रॉक एवेलांची की वजह से आया था यहाँ पे अचानक से। ये वैली याद रखनी है आपको, रोंथीगढ़ वैली फ्लोर। ये रोंथीगढ़ मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, यहाँ पे आया था। इसकी वजह से क्या होता, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। पल्वेराइज का मतलब है डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। ये रॉक, स्नो और आइस का कॉम्बिनेशन था, अचानक से आया रोंथीगढ़ वैली में। और यहाँ पे जो ऋषि गंगा वैली है उसमें भी बाढ़ आ गई, डेल्यूज हो गया। डेल्यूज का मतलब एक तरह से अधिक मात्रा में बाढ़ आ गई। इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर थे और भी, जैसे मान लो जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड बोला जा रहा था इसको, इसके कोई एविडेंस नहीं मिले, इसके कोई सबूत नहीं मिले कि इसे बोला जा रहा था कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड आई है। ये ग्लेशियर लेक का मतलब ये, ग्लेशियर जो है बर्फ़ के पहाड़ जमे हुए, ग्लेशियर टूट के यहाँ से बर्फ़ का पहाड़ लेक में, झील में गिर गया एक तरह से, ये उसकी वजह से फ्लड आ जाती है उसकी वजह से। तो इसके कोई एविडेंस नहीं मिले थे कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट था। यही कहा गया था कि एवेलांची टूट के गिरा था, जो एवेलांची कॉम्बिनेशन था, रॉक थी, चट्टाने थी, पत्थर वगैरह थे, स्नो थी और आइस थी, ये थे जिनकी वजह से ये बाढ़ आई थी। ये 7 फरवरी को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तपोवन रेनी एरिया है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे रोंथी वैली है, रोंथीगढ़ वैली, वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे धौली गंगा, अलकनंदा रिवर, इनमें बाढ़ आ गई थी। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बाढ़ आ गई थी आसपास के एरिया में। अब ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट क्या होता है, जो पहले बोला जा रहा था कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है, ये एक आउटब्रस्ट होता है जो जनरली क्या होता है, जो ग्लेशियर लेक के पास जो डैम बने होते हैं ना, बांध बने होते हैं, वो वहाँ मतलब उनमें टूट जाते हैं या वो अचानक से गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से आता है। इसके 3 मेन फीचर हैं, जैसे अचानक मान लो सडनली रिलीज ऑफ वाटर हो जाए, मतलब अचानक से वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए, या रैपिड इवेंट हो, कोई बहुत ज़्यादा अधिक दिन तक चलता रहे, या फिर ऐसा हो कि कोई रिवर डिस्चार्ज हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें ज़्यादा पानी हो गया तो अचानक से बांध वगैरह टूट गया, तो इसकी वजह से ये होता है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। अब ये ग्लेशियर ब्रेक क्यों हुआ था, ये ग्लेशियर जो ब्रेक हुआ था स्नो, रॉक और इसके साथ मिलके क्यों होता है ये ग्लेशियर ब्रेक, जो ग्लेशियर टूट जाता है क्यों होता है। देखो ये होता है इरोजन की वजह से। इरोजन का मतलब जो अपर्दन होता है, जैसे मान लो ये ग्लेशियर है, ये टूट के गिरता रहेगा, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ग्लेशियर ब्रेक इसकी वजह से होता है। एक क्या होता है, बिल्डअप वाटर प्रेशर, यहाँ पे ग्लेशियर पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके प्रेशर से ग्लेशियर ये टूट जाता है इसकी वजह से। या एवेलांची ऑफ स्नो और रॉक और स्नो का मिक्स एवेलांची टूट के गिर जाए और ग्लेशियर भी फिर उससे टूट के गिर जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर अर्थक्वेक आ जाए वहाँ पे आइस में, भूकंप आ जाए भाई साहब, भूकंप आ जाए तो यहाँ पे ग्लेशियर हो, कुछ भी हो, टूट के गिर सकता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर बहुत बड़ी मात्रा में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मैसिव डिस्प्लेसमेंट। मैसिव का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत ही ज़्यादा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वाटर आके यहाँ ग्लेशियर लेक में आके बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, उसकी वजह से भी जो ग्लेशियर है वो टूट सकता है, जो ग्लेशियर है कोलैप्स हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। तो यही था इसमें। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, हमने कई बार लेक्चर में पढ़ा है, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, तो किस किस के इलाज के लिए यूज हो सकती हैं, कोविड-19, इबोला या HIV। आपके ऑप्शन है, ये बताना है 1 2 1 3 1 या ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है डी, सबके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है ये। आपको बताना है रिसेशन, जब रिसेशन आता है इकोनॉमी में उसकी क्या विशेषताएं, ट्रेड का मतलब होता है विशेषताएं।
जो जनरल फॉल हो जाता है डिमांड में, जो मांग है वो घट जाती है। इन्फ्लेशन क्या है, लोअर हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट रेट होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इंडस्ट्री वगैरह होती है रिसोर्ट टू प्राइस कट, इंडस्ट्री अपना प्राइस घटा देती हैं। तो आपको बताना सही कौन सा है, 1 2 3 1 2 4 1 2 या ऑल ऑफ दी अबव। डी आंसर करेक्ट है। सारे से सारे रिसेशन के टाइम पे हो सकते हैं, सारी विशेषताएं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये रेशो बैंक की जो कैपिटल है इन रिलेशन टू रिस्क अवेटेड असेट और करंट लाइबिलिटी। मान लो भाई साहब, जो कैपिटल क्या है, जितनी भी पूंजी है, जितना भी मनी है, पैसा है बैंक के पास, और जितना उसको रिस्क है, मतलब जोखिम है, मान लो एनपी हो गया उसका, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, किसी ने लोन ले लिया और भरा नहीं, बैड लोन हो गया, तो ये कितनी असेट है ऐसी एनपीए वगैरह, उसके रेशो में कितनी कैपिटल है, बाकी की कितनी उसके पास मनी है, कितनी है, तो इसके रेशो में निकालते हैं इसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को। मतलब रिस्क अवेटेड असेट और करंट लाइबिलिटी जो होती हैं, लाइबिलिटी का मतलब है किसी का पैसा डिपॉजिट है, आपने पैसा जो डिपॉजिट किया है वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व कि आपको देना है जब भी मांगोगे, तो लाइबिलिटी होती है। जितनी भी करंट लाइबिलिटी और रिस्क वेटेड असेट होती है उसके मुकाबले उसके पास कितनी कैपिटल है, तो ये इसका रेशो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन देखा हमने। नेक्स्ट कह रहा है अगर जितनी कम कार होगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जितना कम होगा, ये लॉस को उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्व करेगा, कैन एब्जॉर्व लॉसेज विदाउट डाइल्यूटिंग कैपिटल। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, लॉस को उतना ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकता है। तो हमारा इसमें वन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट हुई है, आपको करेक्ट बताना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द बैंक ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिट। ये होता है जैसे मान लो भाई साहब आपको बैंक ने लोन दिया, ये बैंक है, बैंक ने लोन दिया ABCD आदमी किसी को भी, और ये बैंक ने लोन दिया, फिर इस पर ब्याज भी तो लेगा, जितना ब्याज हुआ, मान लो 10 रुपये ब्याज आया, और मान लो इस कोई BC आदमी दूसरा है, इसने बैंक में जमा भी कर रखा होगा पैसा, और इसने जमा कर रहा होगा, बैंक इसको भी तो इंटरेस्ट देगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपया जमा किया, उसको ब्याज भी तो देगा भाई साहब साल दर साल, तो इस पर ब्याज मान लो इसने 5 रुपये दिया, तो इनके अंतर जो जितना अंतर है उस अंतर को बोलते हैं, जो ब्याज पे रुपया कमाया और जो ब्याज पे रुपया दिया बैंक ने, उसका अंतर होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हाई होगा बैंक का विद हायर लो कॉस्ट डिपॉजिट और हाई लैंडिंग रेट, मतलब अगर ये हाई होगा बैंक का तो हाई लो कॉस्टिक डिपॉजिट होगा और हाई लैंडिंग रेट होगा, मतलब उसका उधार देने का जो ब्याज की दर है वो भी हाई होगी। इसका मतलब ये है दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है विलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं, विलफुल डिफॉल्ट उसमें कौन कौन आते हैं ये बताना है। आपके ऑप्शन है डेलिब्रेट नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, जब कोई अपनी मर्जी से ब्याज ले ले और देना, अपनी मर्जी से डेलिब्रेटली जानबूझकर ना दे, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। नेक्स्ट है कि वो अपने रिकॉर्ड का झूठा दिखाए, अपने रिकॉर्ड का मिस रिप्रेजेंटेशन करे, फाल्सिफिकेशन करे बैंक के साथ, या फिर अपनी जो सिक्योरिटी है बिना बैंक की नॉलेज के वो अपनी सिक्योरिटी वगैरह को रिमूव कर दे, या फिर कोई बोरर जो उधार लिया है वो कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन करे, कोई गड़बड़ी करे ट्रांजेक्शन में, तो ये कौन किस में विलफुल डिफॉल्टर में आते हैं क्या चारों? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, सी का आंसर करेक्ट है, सारे के सारे विलफुल डिफॉल्टर में आते हैं। इस लेक्चर में इतना ही था बस।